नहीं। हाँ जी, तो इसके आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास शुरू करने से पहले आप पिछले लेक्चर्स को रिवीजन ज़रूर कर लें। तो हमने पहले वाले लेक्चर्स में आपको बताया था अनस्टेबल, स्टेबल और नेचुरल इक्विलिब्रियम के बारे में। जैसे ये स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से आप देखिए, इस स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से देखिए। इस स्ट्रक्चर में 3 लोकेशंस हैं, लोकेशन नंबर 1, लोकेशन नंबर 2, लोकेशन नंबर 3। अगर हमने लोकेशन नंबर 1 पे किसी गेंद को रखा, लोकेशन नंबर 2 पे किसी गेंद को रखा, लोकेशन नंबर 3 पे किसी गेंद को रखा, तो आप ज़रा बताइए, अभी ये तीनों रेस्ट में हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि नेट फोर्स सब पे 0 है, अर्थात सभी अपने इक्विलिब्रियम में है। तो आप ज़रा बताइए, इसमें अगर हम प्रत्येक लोकेशन के बॉल को डिस्टर्ब कर दें तो कौन परमानेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा? तो इसका उत्तर है बच्चों, 1 नंबर बॉल को यदि हम हल्का सा भी फोर्स इधर से लगा दें, हल्का सा भी फोर्स उधर से लगा दें, तो ये परमानेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर ये वापस अपने 1 नंबर लोकेशन पे नहीं आएगा। जैसे इधर धक्का मार दिया तो हमेशा के लिए इधर चला जाएगा, इधर धक्का मार दिया तो हमेशा के लिए यहाँ आ जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब है कि 1 वाले बॉल जो है, 1 वाला जो बॉल है वो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। 2 नंबर गेंद के बारे में क्या राय है? अगर आप इसको इधर से धक्का मारते हैं तो ये फिर से यहाँ आ जाएगा, और यदि इधर से धक्का मारते हैं तो ये फिर से वहाँ आ जाएगा। और ये आएगा कैसे बच्चों? अगर मान लीजिए आप इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो ये ऐसे डुगरते डुगरते ये यहाँ पे अस्थिर हो जाएगा। मतलब इसने क्या किया, ये एक बार अप जाएगा, एक बार डाउन जाएगा। अगर थोड़ा सा भी आपने इसको धक्का दिया तो अप जाएगा, डाउन जाएगा, अप जाएगा, डाउन जाएगा। मतलब फिजिक्स के भाषा में इस घटना को क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। और ये घूम फिर के ये गेंद फिर 2 ही नंबर लोकेशन पे आएगा। मतलब ये गेंद कौन से इक्विलिब्रियम में है भाई? ये गेंद है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और यदि यहाँ तीसरे नंबर गेंद की बात की जाए तो इसको यदि हम फोर्स लगाते हैं तो ये हमेशा के लिए वहाँ आगे जाके कहीं फ्लैट सरफेस पे रुक जाएगा। मतलब ये कौन सा इक्विलिब्रियम में है भाई? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ बच्चों आपने देखा 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, है ना? अनस्टेबल, स्टेबल और न्यूट्रल। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि स्टेबल जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है उसमें हमेशा, कभी कभी नहीं, हमेशा पार्टिकल ऑसिलेशन करता है। और ऑसिलेशन होगा तो उसका टाइम पीरियड होगा। तो कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि बताइए ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, और यदि इक्विलिब्रियम में है स्टेबल तो आप बताइए उस चार्ज का, उस बॉल का, उस वस्तु का टाइम पीरियड कितना होगा। तो टाइम पीरियड तभी डिफाइंड है जब पार्टिकल आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो मान के चलिए कि पार्टिकल ऑसिलेशन करता है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करता ही करता है। तो इस पे कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाए। जैसे ये न्यूमेरिकल पहले भी हमने किया था। क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज है, फिक्स है, ये भी फिक्स है, और यदि इनके बीच का लंबाई मान लेते हैं L है, और L यदि है तो इसका मिड पॉइंट बच्चों कितना पे आएगा? L/2,
और इस मिड पॉइंट पे हमने एक थर्ड चार्ज रख दिया Q। ठीक है, तो इस थर्ड चार्ज Q को रखने के बाद आपको पता है मिड पॉइंट पे आप रखे हैं, इसका मतलब ये थर्ड चार्ज किस में चला आएगा जी, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है ये वाला न्यूमेरिकल। तो इक्विलिब्रियम में आएगा थर्ड चार्ज। अब हम ये पता करने जा रहे हैं कि ये थर्ड चार्ज तीनों में से कौन सा इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल। तो यहाँ देखिए ज़रा, इसको पता करने का तरीका क्या है ज़रा देखिए। अगर इस चार्ज को ध्यान से देखिए, इस चार्ज को यदि आपने डिस्प्लेस किया, जब ये यहाँ था तो ये वाला चार्ज इसको उधर ढकेल रहा था, ये वाला चार्ज इसको इधर ढकेल रहा था, और दोनों की दूरी सेम है, तो नेट फोर्स इस पे 0 हो गया था। ये आपका इक्विलिब्रियम में था। लेकिन जब इसको आपने डिस्प्लेस किया, मान लीजिए यहाँ हमने डिस्प्लेस कर दिया इस साइड x डिस्प्लेस किया, यानी ये चार्ज यहाँ से अब यहाँ आ गया है। तो जब यहाँ आ जाएगा तो ये वाला किधर क्या करेगा, ये वाला कौन सा फोर्स लगाएगा इस पर, रिपल्सन का। जब यहाँ चार्ज आ जाएगा तो रिपल्सन का फोर्स लगाएगा भाई। मान लेते हैं ये F1, और इस लोकेशन पे जब हम डिस्प्लेसमेंट कर देंगे चार्ज का, तो यह भी तो चार्ज रिपल करेगा इसको। अब आपको बताइए, मान लीजिए ये रिपल किया F2 से, अब आप ज़रा बताइए F1 ज़्यादा होगा कि F2 ज़्यादा होगा। तो आपको बताए हैं F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। डिस्टेंस कम होगा बच्चों तो फोर्स ज़्यादा होगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। तो जब आप इस चार्ज को यहाँ डिस्प्लेस किए हैं x से, तो इस वाले चार्ज से दूरी क्या हो गई, इसकी बढ़ गई। इस वाले चार्ज से इसकी दूरी कितनी हो गई जी, L/2 + x। यहाँ आ गया चार्ज। अब यहाँ जो चार्ज आ गया, तो यहाँ जो चार्ज हमने डिस्प्लेस किया, तो इसकी दूरी यहाँ से कितनी हो गई, तो यहाँ से हो गई आपकी, इसकी दूरी L/2 था ये पूरा, उसमें से आप x को माइनस कर दीजिए, L/2 - x। तो ये जो x आपने डिस्प्लेस किया, उसके कारण इस चार्ज से इसकी दूरी बढ़ गई और इस चार्ज से इसकी दूरी घट गई। अब हमारा कूलाम का नियम क्या बोलता है, दूरी यदि कम होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ये दूरी कम हो गया, यहाँ चार्ज और इस चार्ज के बीच की दूरी कम हो गई, मतलब अब ये पहले के मुकाबले, जब मिड पॉइंट पे था उसके मुकाबले ये ज़्यादा फोर्स लगा के ढकेलेगा। यानी ये जो चार्ज ढकेलेगा F2, वो F2 आपका क्या होगा जी, ज़्यादा होगा। और इस वाले Q चार्ज से इसकी दूरी बढ़ गई बच्चों, बढ़ गई, मतलब ये फोर्स घट जाएगा, यानी F1 फोर्स क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा बच्चों, तो नेट फोर्स किधर लगाएगा ज़रा बताइए, F1 की तरफ लगाएगा कि F2 की तरफ लगाएगा। तो आपका उत्तर होगा कि जो ज़्यादा फोर्स है यानी F2 की तरफ लगेगा। तो नेट फोर्स बाबू F2 की तरफ लगेगा। तो जो चार्ज को आपने यहाँ से डिस्प्लेस किया है, ये फिर कहाँ चला आएगा, वापस वहीं, क्योंकि नेट फोर्स किधर काम कर रहा है, मिड पॉइंट की तरफ। तो ये चार्ज फिर से डिस्प्लेस होके कहाँ चला आएगा, मिड पॉइंट पे। और जैसे आएगा मिड पॉइंट पे, फिर से नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ इसका क्या कंक्लूजन आपने देखा, इससे आपने क्या सीखा कि अगर मिड पॉइंट पे रखे थर्ड चार्ज Q को अगर आप राइट साइड डिस्प्लेस कर रहे हैं x से, तो ये घूम फिर के किधर आ जाएगा, फिर मिड पॉइंट पे। या इसी प्रकार आप वो भी देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड जब डिस्प्लेस कीजिएगा तो भी ये घूम फिर के कहाँ चला आएगा, मिड पॉइंट पे। इसका सीधा सा मतलब है बच्चों कि ये कौन से इक्विलिब्रियम में है, बार बार वहीं घूम के आ जा रहा है,
मतलब कौन से इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए ज़रा। यानी ये यहाँ पे थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में तो है ही, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और ये थर्ड चार्ज क्या करने लगेगा? ऑसिलेशन, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो भी वस्तु होती हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं? SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी को कहते हैं ऑसिलेशन। थर्ड चार्ज परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब दूसरा एग्जांपल देखिए जरा। तो बच्चों दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ देखिए फिर से दो चार्ज हमने ले लिया और दोनों चार्ज फिक्स हैं और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो L ले लेते हैं और मिड पॉइंट पे हम Q चार्ज न रख के -Q चार्ज रख देते हैं। तो ज़रा बताइए क्या होगा? तो मिड पॉइंट पे आपने रखा है तो यह वाला चार्ज अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, यह वाला चार्ज अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और दोनों ही सेम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि नेट फोर्स इस पे कितना हो जाएगा बच्चों? 0। लेकिन हमको ये नहीं पता करना है, हम ये पहले पढ़ चुके हैं भाई इक्विलिब्रियम में थर्ड चार्ज है कि नहीं। हमको यहाँ यह पता करना है कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसके लिए फिर से वही मेथड, आप इसको डिस्प्लेस कीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए हमने कितना डिस्प्लेस किया जी? x, जैसे यहाँ डिस्प्लेस किया था। तो जैसे ही आपने डिस्प्लेस किया इस वाले चार्ज से उसकी दूरी L/2। अब ये चार्ज यहाँ ना आ गया, ये चार्ज यहाँ आ गया, तो इसकी दूरी L/2 + x हो जाएगी और इस वाले चार्ज से इसकी दूरी घट जाएगी, यानी कितनी घट जाएगी? x आगे बढ़ाया, मतलब ये पूरा L/2 है, उसमें ये x घटा दीजिए, मतलब ये L/2 - x। अब ज़रा आप इसमें दिमाग लगाइए। ये वाला चार्ज अब यहाँ नहीं है बच्चों, ये वाला चार्ज अब यहाँ आ चुका है। ये वाला फोर्स भी अट्रैक्शन इसको अट्रैक्ट करेगा, सॉरी ये वाला चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा। आप ज़रा बताइए कौन सा चार्ज ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और कौन कम? तो इस चार्ज से इसकी दूरी कम है, मतलब यह वाला चार्ज ज़्यादा फोर्स लगाएगा। मान लेते हैं ये F1 फोर्स है और यह वाला चार्ज से दूरी इसकी बढ़ गई है, तो ये भी अट्रैक्ट करेगा लेकिन कम फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो इधर ज़्यादा फोर्स हो गया, इधर कम फोर्स हो गया, तो इस पे नेट फोर्स आपका किधर लगेगा भाई? इस साइड। तो आप जो है निगेटिव चार्ज को अगर मिड पॉइंट से डिस्प्लेस करते हैं तो नेट फोर्स देखिए कहाँ लग रहा है, यानी ये हमेशा के लिए कहाँ चला जाएगा जी? इस चार्ज के बाहर, यानी अपने प्रीवियस पोजीशन को, ओरिजिनल पोजीशन को हमेशा ये खो देगा। यानी यहाँ चार्ज मिड पॉइंट पे रखे हैं, जब तक रखे हैं ठीक है, थोड़ा भी डिस्प्लेस कीजिएगा ये वापस फिर मुड़कर उस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। मतलब यहाँ चार्ज क्या है जी? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है यानी ये SHM ऑसिलेशन नहीं करेगा।
ठीक। तो ये जो दोनों एनालाइज हमने किया प्रॉब्लम, वो चार्ज को मिलाने वाली लाइंस पर किया। यानी इस लाइंस को आप एक्स एक्सिस मान लीजिए। यानी अगर थर्ड चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पे। तो ये पहला नंबर केस आपने देखा पॉजिटिव चार्ज के साथ, ये पहला नंबर केस देखा आपने निगेटिव चार्ज के साथ। अब जरा दूसरा नंबर केस आप देखिए, पॉजिटिव चार्ज के साथ ही, लेकिन उसमें जो हम चार्ज थर्ड चार्ज को जो है वो डिस्प्लेस करेंगे बाबू एक्स एक्सिस पे नहीं, वाई एक्सिस पे। क्योंकि आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर खाली एक्स एक्सिस पे काहे डिस्प्लेस कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे भी कीजिए डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखिए थर्ड चार्ज है, यहाँ रखे हैं, नेट फोर्स कितना है भाई? 0। अब इसको आप वाई एक्सिस पे, इसको आप वाई एक्सिस भी बोल सकते हो, जैसे इसको एक्स बोला, या इसको आप ये भी बोल सकते हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस। विजिबल है? तो जब इस थर्ड चार्ज को यहाँ बच्चों आप डिस्प्लेस कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ ला दिए भाई, यहाँ ला दिए x दूरी ऊपर, तो जब आप यहाँ लाइएगा तो यह वाला चार्ज इसको क्या करेगा बच्चों? रिपल करेगा। ये देखिए, इसको डिलीट कर देते हैं। यह वाला चार्ज इसको क्या करेगा? रिपल। मान लीजिए F1 फोर्स से यह वाला चार्ज भी इसको क्या करेगा बच्चों? रिपल। मान लेते हैं F2 फोर्स से। तो यहाँ देखिए ज़रा, इन दोनों फोर्स का, जब ये दोनों फोर्स मिलकर इस चार्ज पे किधर प्रभाव देंगे भाई? इनके बीच में, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा? इनके बीच में कहीं मिलेगा। यहाँ ये दोनों चार्ज क्या हैं? सेम। ये F1 फोर्स उतना ही होगा जितना F2 होगा, दोनों फोर्स बराबर होंगे, मतलब इसका रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा? बीच में। आपको वेक्टर जब हमने रिवीजन कराया था तो उसमें सिखाया था, तो बीच में मिलेगा। यानी ये चार्ज को थोड़ा भी आप y एक्सिस में डिस्प्लेस कीजिएगा तो ये हमेशा के लिए कहाँ चले जाएगा? y एक्सिस में, लौट कर फिर नहीं आएगा अपने मिड पॉइंट पे। यानी यहाँ पे आप बताइए इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल है कि अनस्टेबल है? तो इसका जवाब क्या होगा? आप ज़रूर बताएंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो, वही पॉजिटिव चार्ज को आप एक्स एक्सिस पे आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो रहा है। वही पॉजिटिव चार्ज को आप वाई एक्सिस में डिस्टर्ब कर रहे हैं तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिल रहा है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों? तो पॉजिटिव चार्ज में आपने दो केस देखा, एक्स अलोंग एक्स डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा, अलोंग वाई डिस्टर्ब करेंगे तो क्या होगा। अब ज़रा आप बताइए, पॉजिटिव चार्ज को एक्स पे डिस्टर्ब करेंगे या वाई पे डिस्टर्ब करेंगे, दोनों में किस स्थिति में एसएचएम परफॉर्म करेगा, तो जिसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। उसी तरह बच्चों दूसरे केस में देखिए ज़रा, जब निगेटिव चार्ज का केस है
निगेटिव चार्ज के पहले वाले केस में देखो x पे डिस्टर्ब कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, अनस्टेबल, यानी ये SHM करेगा कि नहीं करेगा, तो ये SHM नहीं करेगा। लेकिन इसको y एक्सिस पे डिस्टर्ब करा के भी देख लें हम लोग, आ रहा है ये, तो मिड पॉइंट पे निगेटिव चार्ज हमने रखा भाई, और इसको y एक्सिस पे ये देखिए हमने डिस्टर्ब किया, मान लीजिए x दूरी हमने लाके यहाँ छोड़ दिया। तो जैसे यहाँ छोड़ेंगे बच्चों निगेटिव चार्ज को, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा। ये वाला चार्ज भी क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा। इस चार्ज की इससे भी दूरी वही होगी, इससे भी दूरी वही होगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे रखा गया था। तो ये दोनों सेम फोर्स होंगे, F1 और F2 दोनों सेम होंगे, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ठीक बीच में। नेट फोर्स कहाँ आएगा, ठीक बीच में। तो ये चार्ज जब यहाँ फ्री छोड़िएगा तो घूम फिर के फिर कहाँ लौट आएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। और अभी हमने आपको इक्विलिब्रियम में पढ़ाया कि डिस्टर्ब करने के बाद पार्टिकल जब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, यानी हियर -q इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड परफॉर्म्स SHM। और ये क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये चारों केस आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इसी पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो इस तरह का प्रश्न कभी कभी CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं आपको। तो प्रश्न लिखिए ज़रा, ये देखिए डायग्राम, यहाँ फिक्स और हमने थर्ड चार्ज यहाँ रखा, और यहाँ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम of third charge Q. Also find the time period of third charge if it is in SHM। ठीक है, कभी कभी इसी प्रश्न में आपसे पूछा जाता है चेक, ये भी घुसा देगा, चेक वेदर थर्ड चार्ज परफॉर्म SHM और नॉट। तो कभी कभी आपको चेक करने के लिए भी पूछा जाता है कि बताइए थर्ड चार्ज SHM कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें
थर्ड चार्ज जो Q है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, तो आपका उत्तर ज़रूर होगा एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में है बच्चों, तो स्टेबल में है और ये SHM करेगा, SHM करेगा, उसको भी आपको प्रूफ करना है कि बताइए कैसे SHM करेगा। तो Q को हमने डिस्प्लेस किया, ये देखिए x दूरी पर डिस्प्लेस किया। अब इस पे जो है बच्चों ये वाला जो चार्ज है वो रिपल करेगा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए F1, और ये वाला चार्ज भी इसको रिपल करेगा और वो भी ज़्यादा फोर्स से करेगा, F2 अभी हमने सिखाया है, यानी कि नेट फोर्स इस पे लगेगा मिड पॉइंट के तरफ, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन के तरफ। तो बच्चों यहाँ ज़रा आप F1 का ज़रा मान बताइए कितना होगा। तो K, ये F1 इनके और इनके बीच का फोर्स है और यहाँ से इनकी डिस्टेंस L/2 प्लस x है। तो यह फोर्स कितना हो जाएगा जी, K पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज बाई दूरी का स्क्वायर L/2 प्लस x का स्क्वायर। उसी प्रकार आप लोग होशियार हैं, बताइए ये वाला दूरी फोर्स कितना हो जाएगा जी, K पहला चार्ज गुना दूसरा L/2 प्लस x का स्क्वायर। तो ज़रा बताइए बच्चों नेट फोर्स कितना होगा जी। हाँ जी, यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ माइनस होगा। नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, बड़ा वाला ये फोर्स है, छोटा वाला ये है, F नेट निकल जाएगा। तो F2 माइनस F1, अब इसको कैलकुलेट कीजिए बच्चों। तो F2 देख लीजिए यहाँ वैल्यू कितना है, KQ भागा L/2 माइनस x माइनस KQ इंटू Q भागा L/2 प्लस x, ये आ गया बच्चों नेट फोर्स। अब इसको ज़रा हल कीजिए, ये गणित है सिर्फ। तो यह नेट फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, इसमें से कॉमन निकालना होगा कि QQ आपका कॉमन हो जाएगा 1/L/2 माइनस x का स्क्वायर माइनस 1/L/2 प्लस x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। आप कैलकुलेशंस में किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, तो अब ज़रा बताइए ये कितना आएगा बच्चों। Q इंटू Q, अब इसको कैसे हल कीजिएगा, आ रहा है ये वीडियो में देखो। तो इसका LCM लेना होगा, L/2 माइनस x का स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है इसलिए ध्यान से देखिए।
L/2 प्लस एक्स, कट नहीं ना रहा है वीडियो। और यहाँ बच्चों क्या रखोगे, ये वाला टर्म, यहाँ क्या रखोगे, ये वाला टर्म। तो L/2 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस L/2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इस तरह का हमको कैलकुलेशंस मिलेगा। अब इसको हल कैसे करें, काट दीजिए डायरेक्ट। हाँ जी, तो यहाँ देखिए वहाँ जगह कम है, इधर देखिए नेट फोर्स आपका हो जाएगा KQ इंटू क्यू। देखो बच्चों, L/2 प्लस एक्स का जो होल स्क्वायर है उसको आप कितना कीजिएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B। ये हमने पहले टर्म को क्या किया जी, सॉल्व किया पहले टर्म को। अब देखो बीच में माइनस था, L/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे जी, ब्रैकेट L स्क्वायर बाई 4 प्लस B स्क्वायर माइनस 2 इंटू L/2 इंटू एक्स। अच्छा देखिए यहाँ जब ब्रैकेट आप हटाइएगा तो ये माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमने न्यूमरेटर को सॉल्व कर दिया बच्चों। अच्छा नीचे ज़रा देखिए, इधर भी स्क्वायर है उधर भी स्क्वायर है, तो L/2 माइनस एक्स L/2 प्लस एक्स, ये टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ कैंसिल हो रहा है। ये देखिए एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया बच्चों, यानी यहाँ बच रहा है 2 कैंसिल हो गया, LX और LX, यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया, यानी कि ये फाइनली आपका KQQ LX प्लस LX 2LX। और नीचे ज़रा देखिए A माइनस बी गुना A प्लस बी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, तो यह आ जाएगा L स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये हो गया भाई आपका, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना जी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है कहीं। हाँ जी, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए ज़रा, कोई गलत तो नहीं है, सही लग रहा है। आगे देखते हैं। तो अब इस फोर्स को बच्चों अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखिएगा, तो वेक्टर फॉर्म में आप लिखिएगा तो इसमें कुछ तो दीजिएगा दिशा के लिए। तो वेक्टर फॉर्म में जब आप फोर्स को रखते हैं ना, तो चार्जेस को चिन्ह के साथ रखा जाता है, और जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में आप रखते हैं तो चार्जेस को पॉजिटिव हो या निगेटिव हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो इसका चिन्ह क्या था जी, प्लस, इसका चिन्ह भी क्या था इस क्वेश्चन में, प्लस। तब तो गड़बड़ हो गया जी। तो वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखने का मतलब है कि दिशा के साथ। तो इस नेट फोर्स की दिशा कहाँ थी बच्चों,
आपने जिधर डिस्प्लेसमेंट किया था चार्ज को उसके जस्ट अपोजिट, मतलब ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, यानी आप इसको ऐसे लिखेंगे KQQ 2LX बाई L²/4 माइनस x²। आप माइनस यहाँ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। मुद्दा सिर्फ ये चीज़ का है कि आपने डिस्प्लेसमेंट किधर किया था और नेट फोर्स किधर लगा। जब हम डिस्प्लेसमेंट जिधर करते हैं और नेट फोर्स जब उसके अपोजिट लगता है तो इसका मतलब है कि वो पार्टिकल SHM कर रहा है। दिस इज़ द मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या है मैथमेटिकल कंडीशन? SHM के लिए बच्चों जो आपने 11th में पढ़ा होगा उसका कंडीशन क्या है? ये है उसका कंडीशन कि फोर्स जो होता है अपोजिट साइड में होता है डिस्प्लेसमेंट। तो ज़रा देखो यहाँ फोर्स अपोजिट साइड में हो रहा है कि नहीं। फिर से आप वीडियो को पॉज करके या फिर से बैक करके देखिए, या नोट्स बना ही रहे होंगे लेक्चर के साथ। लेक्चर्स को मूवी की तरह आप देखिएगा या सीरियल की तरह तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा और आप कुछ नहीं कर पाइएगा। कुछ बच्चे क्या हैं कि कुछ टीचर्स का ऑनलाइन इधर कर रहे हैं, फिर यहाँ से छोड़ के उधर जाके पढ़ते हैं। तो तुम घटिया टीचर के पास पढ़ो रेगुलर, बढ़िया टीचर के पास इरेगुलर पढ़ने से लाख क्या करोड़ गुना बेहतर है। यहाँ देखिए, हालांकि नहीं पढ़ने वाले बच्चे ऑनलाइन में कभी नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ जो भी हमारे लेक्चर्स को देख रहे हैं यहाँ तक सब पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तभी यहाँ तक देख रहे हैं। तो SHM का कंडीशन आपको पता चल गया। अगर आप 11th नहीं पढ़े हैं तो इसको रट लीजिए। यहाँ मान लीजिए कि भैया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यदि अपोजिट दिशा में है, ऐसा मैथमेटिकल अप्रोच में अगर आ रहा है तो वह पार्टिकल SHM कर रहा है। ये कंडीशन है SHM का। लेकिन ज़रा इस एक्सप्रेशन में देखो, x है, निगेटिव साइन भी है, लेकिन यहाँ भी तो x² है। तो अभी ये SHM कर रहा है कि नहीं? तो अभी जवाब होगा कि ये SHM नहीं कर रहा है ना। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में x है, निगेटिव है, लेकिन x² भी है। अच्छा यहाँ देखिए ज़रा कैलकुलेशन। अच्छा ये स्क्वायर है, तो ये SHM का कंडीशन नहीं है। SHM के लिए क्या होना चाहिए? फोर्स होना चाहिए। फोर्स के सामने वाले एक्सप्रेशन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और अपोजिट दिशा में होनी चाहिए। तो फिर क्या करें? तो एक उपाय है, अप्रॉक्सीमेशन का उपाय है बच्चों। सपोज x इज वेरी वेरी लेस देन L/2। इसका मतलब जरा समझिए। यहाँ जो चार्ज आपने रखा था ना, थर्ड चार्ज, उसको आपने डिस्प्लेस जरूर किया, लेकिन बहुत कम किया डिस्प्लेस या बहुत ज़्यादा कर दिया। अगर आप थर्ड चार्ज को बहुत आगे बढ़ा देंगे तो फिर इक्विलिब्रियम इसका लूज हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस आप करते हैं, थोड़ा हल्का सा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है। क्योंकि डिमांड है, एक्सप्रेशन की डिमांड है कि यहाँ x अगर बहुत छोटा होगा L/2 से, x बहुत छोटा होगा L/2 का स्क्वायर किए थे, देखिए यहाँ पे, तभी जाके ये SHM करेगा, वरना नहीं करेगा। तो x को अगर छोटा मान लेंगे तो ये वाला बच्चों एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? F नेट बराबर KQQ, माइनस से अब मतलब नहीं है क्योंकि आप जान गए हैं कि डिस्प्लेसमेंट और नेट फोर्स जो है अपोजिट है। तो जब x को आप नगण्य मान लेते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या जी इसमें? L²/4 का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन बचेगा। अब इस पे एक्सप्रेशन में देखो बच्चों, सिर्फ फोर्स है और सिर्फ यहाँ पे x है।
और x और f नेट की दिशा अपोजिट है, ये एक्सप्रेशन से आपको पता है। न्यूमेरिकल्स को हमने शुरू में ही बताया था नेट फोर्स किधर लगेगा। तो ये देखिए k कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है बच्चों, 2 भी कांस्टेंट है, और ये x आ गया यहाँ, और नीचे वाला आ जाएगा l का पावर 4 बाई 4 चौका 16। ये हो गया भाई, ये l का पावर 4 4 चौका 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, ये l यहाँ छूट रहा है देखिए। तो फाइनली बच्चों ये कितना आ जाएगा एफ नेट। कैलकुलेशन लेंदी है थोड़ा, ये 16 ऊपर आ जाएगा, 16 और 2 कितना हो जाएगा जी 32, 16 दूना 32, के क्यू क्यू एल एक्स बाई एल का पावर 4, एल का पावर 4 एल ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली ये एफ नेट आ जाएगा आपका 32 के क्यू क्यू एक्स बाई एल का पावर क्यू। देखिए यहाँ एफ नेट प्रोपोर्शनल है कि नहीं एक्स के। सो ये प्रूफ कर रहा है कि थर्ड चार्ज कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। थर्ड चार्ज परफॉर्म SHM, ये प्रूफ कर रहा है भाई। तो SHM प्रूफ कर रहा है, ये हमने पता लगा लिया, ये हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से पता लगा लिया। अब SHM कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है भाई चार्ज, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो उस एक्सप्रेशन को देखिए ज़रा। एफ नेट बराबर 32 के क्यू क्यू एक्स बाई एल क्यू। यहाँ एफ नेट के जगह पे बच्चों क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन बराबर 32 के क्यू क्यू एक्स बाई एल का पावर क्यू। तो बच्चों यहाँ से एक्सेलरेशन का क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 32 के क्यू क्यू बाई एल का पावर क्यू इंटू एक्स। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन ही पूछेगा, लेकिन हमने आपसे यहाँ से टाइम पीरियड पूछ रहे हैं। क्या हो गया, हाँ जी, यहाँ एम छूटा है। तो अगर एक्सेलरेशन पूछेगा तो यहाँ आप इतना करके छोड़ दीजिए, लेकिन टाइम पीरियड पूछेगा तो आपको अच्छी तरह पता है कि बच्चों SHM में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि A बराबर होता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट। माइनस भी रहता है, माइनस से मतलब नहीं है हमको अभी यहाँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड बताना है। और ये एक्सप्रेशन 11th क्लास में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़े हैं तो आप इसको रट लीजिए भैया। ओमेगा स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट होता है एक्सेलरेशन, और ओमेगा का मान होता है, ये भी आप रट लें अगर 11th नहीं पढ़े हैं, 2 पाई बाई कैपिटल T। तो इसी दोनों 11th क्लास के इस फॉर्मूले की मदद से हम टाइम पीरियड यहाँ से निकाल लेंगे भाई। तो देखो बच्चों, एक्सेलरेशन का मान हमको पता चल गया, उस एक्सेलरेशन का मान इस एक्सप्रेशन में आप रख दीजिए। देखिए रखने पे क्या आ रहा है, आप इसको जब बनाइएगा समझ के तो 10 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। हम तो आपको समझा रहे हैं इसलिए कैलकुलेशन में ज़्यादा वक्त लग रहा है। तो इस एक्सप्रेशन में रखो, एक्सेलरेशन का मान रखो बच्चों 32 के क्यू क्यू बाई एम एल क्यू एक्स बराबर ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब देखिए कितनी खुशी की बात है, यहाँ एक चीज़ कैंसिल हो गया, x और x। कोई कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं ना। देखिए x से x कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर 32 के क्यू क्यू बाई
MLQ। बच्चों स्क्वायर यहाँ से हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा भाई। और ज़रा बताइए ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई कैपिटल T 32 KQQ बाई MLQ। तो यहाँ देखिए टाइम पीरियड कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। देखिए इसको कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकता है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 2 पाई बाई T, ये रूट को आप ऐसे कर सकते हैं 32 KQQ बाई MLQ। अब इसको हल कर लीजिए ज़रा। तो बच्चों T बराबर कितना आ जाएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T बराबर हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर, रूट ऊपर जाएगा, ये रूट नीचे जाएगा, तो फिर ये टोटल रूट हो जाएगा MLQ बाई 32 KQQ। देखो कट नहीं ना रहा है ये। तो ये अल्टीमेटली बच्चों आपको टाइम पीरियड चलाया। इस तरह के सवाल CBSE के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और IIT JK एग्जामिनेशंस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में आपको होमवर्क मैं दे रहा हूँ। अभी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल इक्विलिब्रियम में था तो उसका आपने टाइम पीरियड निकाला। अब आपको क्या करना है, नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, आपको याद होगा अलोंग y एक्सिस। तो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम को प्रूफ कीजिए कि कर रहा है कि नहीं, और उसका टाइम पीरियड आप लोग निकाल के बताइएगा अगले लेक्चर में, है ना। चलो बच्चों।